ऑनलाइन गतिविधि होंगी। जैसे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर हम बात करें, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट की बात करें, जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, अन्य कार्ड हो गए, इंश्योरेंस हो गया, येलो कार्ड हो गया, जो प्रदूषण कार्ड होते हैं। मोस्टली टू व्हीलर के लिए 3-4 डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं। तो इन डॉक्यूमेंटों को आप ई माध्यम से आप दिखा सकते हैं, डिजी लॉक माध्यम से, या एम परिवहन ऐप पे अपलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। और उनको कोई भी वर्दी पहने हुए पुलिस अधिकारी अगर आपसे मांग करता है तो आप शो कर सकते हैं उन्हें। अब इसमें एक कारण ये भी रहा है कि जो मीडिएटर हैं, पुलिस वाले हैं, बीच में ही बिना चालान किए हुए पैसे ले लेते हैं, वो वाली गतिविधि में थोड़ा कंट्रोल होगा। कंट्रोल ऐसे होगा कि जो फर्जी चालान वो कर देते हैं, वो फर्जी चालान नहीं हो पाएंगे। अब चालान ऑनलाइन ही हो जाएगा, आपके अकाउंट से ही चालान कर सकते हैं, परिवहन में भी सुविधा है। और दूसरा कारण ये भी है कि रेगुलेट किया जा सकेगा अच्छे से। जो पहले कैमरा लगे रहते थे, वेब कैमरा, फिर चालान होता था, वो वाली सिस्टम यहाँ पूरी तरह से विफल रहा है इंडिया में। ये सिस्टम ज़्यादा कारगर। एक साउथ इंडियन मूवी आई थी, उस मूवी में अभिनेता बहुत सारा फाइन लगा देता है, ट्रैफिक नियम कंट्रोल हो जाता है। मुझे ख्याल से मोदी जी उसी से प्रभावित रहे हैं कि यहाँ पे फाइन की रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। देखिए, टोटल इस पे 11 चैप्टर है। कुल सेक्शन आप देखेंगे 200 सर 14 चैप्टर है ना? हाँ, एक मिनट। कुल 14 चैप्टर हैं, कुल सेक्शन 217A है। 14 चैप्टर हैं, कुल सेक्शन 217A है। इसमें चैप्टर 1 तो प्रारंभिक है, जैसा कि हम सबको पता है। चैप्टर 2, 3, 4, 5 ये डॉक्यूमेंटों के संबंध में है। और चैप्टर 11 2 में ड्राइविंग लाइसेंस है, चैप्टर 3 में कंडक्टर लाइसेंस है, चैप्टर 4 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, चैप्टर 5 में परमिट है, चैप्टर 11 में इंश्योरेंस है। क्लेम ट्रिब्यूनल के संबंध में चैप्टर 12 है। चैप्टर 10 को निश्चित कर दिया गया है। देखिए, डीएलओ में चैप्टर 10 पे क्वेश्चन शायद आए हैं, कुछ लोग बोल रहे थे, इसको निश्चित कर दिया गया है, लेकिन अपन को अब नहीं पढ़ना है। यहाँ पे एडीपीओ में नहीं क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ से हट गया है ना, इसलिए यहाँ नहीं है। वो नोटिफिकेशन के बाद गतिविधि की गई, इसलिए हो सकता है उसमें आ गया हो, लेकिन यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ट्रैफिक नियमों के बारे में चैप्टर 8 में बताया गया, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। और पीनल प्रोविजन के बारे में आप देखेंगे चैप्टर 13 है, 14 मिसलेनियस है, चैप्टर 13 पीनल प्रोविजन के संबंध में। तो हम लोग पहले एक साइड से ही पढ़ते हैं, वही सही रहेगा, बेहतर तरीका। पहले अपने 2-3 तरीके से पढ़ लिया है, 2 तरीके से। एक डॉक्यूमेंटेशन पहले पढ़ा है, जब कोई डॉक्यूमेंट बनवाते तो एक साइड से पढ़ते जाएंगे, थोड़ा समझते जाएंगे। देखिए, इस एक्ट के ऊपर आप लिख लें पहले पेज पे कि टोटल चैप्टर 14 है, 10 रिपील है, जिसमें चैप्टर 10 रिपील है। सेक्शन टोटल 217A हैं और एक अनुसूची है, ये इतना आप लिख लें सबसे ऊपर। मोटरयान अधिनियम 1988, एक्ट नंबर 59 है 1988 का। 14 अक्टूबर 1988 को इसकी सहमति मिली, कंसेंट मिली। कब? 14 अक्टूबर 1988 को कंसेंट मिली। मोटरयानों से संबंधित विधि का समेकन या संशोधन करने के लिए, जैसा एविडेंस एक्ट का उद्देश्य का है, उसी भांति के उद्देश्य का इसकी है। ये कह रहा है कलेक्ट कर लो और अद्यतन कर लो, अपडेट कर लो। कलेक्ट कर लो और अपडेट कर लो मोटरयान से जितनी भी विधि है, सारी विधियों को। 14 अक्टूबर 1988 को सहमति मिलती है।
इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 1 जुलाई 1989 से लागू है। इसमें कुछ डेफिनेशनें दी गई हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उन पे अपन चर्चा करेंगे। बाकी आप थोड़ा इसमें देख लीजिएगा। देखिए, रूपांतरित यान। अब देखा ना, जैसे जय वीरू की गाड़ी थी, तो ऐसी गाड़ी बना के थोड़ी कोई देता है। जय वीरू की शोले पिक्चर में हम लोग देखते हैं, गाड़ी थी जय वीरू की, ऐसी गाड़ी कोई बना के नहीं देता है, बनवाई जाती है स्पेशली। विकलांग व्यक्ति हैं, डिसेबल पर्सन हैं, ये कोई विशेष डिजाइन की गाड़ी। जैसे पहले क्या करते थे, गाड़ी के ऊपर वाला बोनट कटवा के आप लोग नेता लोगों के लिए गाड़ी बनवा दी जाती थी, खड़े होके वो लोग जाते थे, हाथ जोड़ते थे। अब किया टाइप के मॉडलों ने क्या किया है, ऐसी गाड़ी बना दी कि ऊपर से खुल जाती है, आप खड़े होके जाइए उसमें से। अगर आप ये प्रचार करना चाहते हैं नेता लोगों के लिए, अच्छी गाड़ी है किया टाइप की गाड़ी, उसी तरह की गाड़ी है। तो इस तरह के यान जो होते हैं रूपांतरित यान होते हैं, जिनको कुछ मॉडिफाई किया जाता है, डिजाइन की जाती है, बदलाव किया जाता है। 2A में कोई मोटरयान अभिप्रेत है रूपांतरित यान से। पहला, जिसे या तो विनिर्दिष्ट डिजाइन और विनिर्मित किया गया, कोई स्पेसिफाइड डिजाइन दिया गया है। दूसरा, जिसमें किसी शारीरिक विकार या निःशक्तता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए धारा 52(2) के अधीन परिवर्तन किए गए हैं और उसका ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लिए एकमात्र रूप से उपयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है, एकमात्र रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट डिजाइन का वाहन या कोई विकलांग डिसेबल पर्सन का वाहन क्या कहलाता है, रूपांतरित यान कहलाता है। 2(1) में डिफाइन किया गया है। अब 2(2) में देखिए समूहक है। अब देखिए समूहक का तात्पर्य है, जैसे एक समूहक जैसे रेड बस हो गया, यहाँ लिखा है स्पेशल डिजिटल मध्यवर्ती। कौन होता है जो बस और पैसेंजर को जोड़ता है, वो कौन होता है, रेड बस टाइप के डिजिटल मध्यवर्ती। बाजार का स्थान जो बस और पैसेंजर को जोड़ता है, तो इसको अपन समूहक बोलते हैं। जैसे रेड बस एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, समूहक को जो क्या कर रहा है, एग्रीगेटर। अभिनव बस हो गया, रेड बस हो गया, ये 2 ऐप्स यहाँ पे चलते हैं। अपन पेटीएम के द्वारा या गूगल पे के द्वारा इनको देखते हैं, वो बस बुक कर सकते हैं, या अलग से ऐप्स भी आप प्ले स्टोर से डाउन कर सकते हैं इनके, खाली बस बुक करने के लिए। पेमेंट मोड आ जाएगा, वहाँ पे आप अपने हिसाब से पेमेंट कर दीजिए, जिस तरह करना है, पेटीएम से कर दीजिए पेमेंट, या फिर गूगल पे से पेमेंट कर दीजिए। ये कहलाते समूहक। क्षेत्र हो गए, क्षेत्र छोड़िए। संलग्न यान हो गए, अर्ध टेलर संलग्न यान होते हैं। ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली बनवा लो तो ट्रॉली क्या है, संलग्न यान। धुरी भार, 2-3 में धुरी भार है। उस धुरी भार से क्या संबंध है, उस धुरी के साथ लगे हुए कई पहियों द्वारा उस भूतल पर जिस पर वह यान टिका हुआ है संप्रेषित कुल भार। भूतल पर जिस पर टिका हुआ यान है संप्रेषित कुल भार, मतलब टोटल वेट। धुरी भार बोलते ना, टोटल वेट क्या है, एक्सल वेट क्या है, तो धुरी भार जिस पे वो टिके हुए हैं, मतलब एब्सोल्यूट भार, इसको धुरी भार के अंतर्गत रखेंगे अपन। एब्सोल्यूट भार, खाली वाहन का एब्सोल्यूट भार धुरी भार। 2-4 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 4 में सम्यक रूप से जारी किया गया प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कहलाता है। समुदाय सेवा, देखो ये नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर IMP लगाइएगा। समुदाय सेवा। अब देखिए क्या होता है, ब्रिटेन में वो था, अभी बराक ओबामा थे राष्ट्रपति अमेरिका में, या ब्रिटेन की मान लो अपन, ब्रिटेन में कोई प्रधानमंत्री हैं, उनकी कोई लड़की है, उसने यातायात नियमों का उल्लंघन किया था, तो उसको पनिशमेंट दिया गया था 7 दिन की सामुदायिक सेवा। एक निर्दिष्ट स्थान था जहाँ 7 दिन उसे झाड़ू लगानी थी सुबह आके,
और वहाँ पर ब्रिटेन में ऐसा है, कोई आदमी छोटा बड़ा काम नहीं समझता है कि कौन छोटा है कौन, जैसे अपने यहाँ है ना, बाल काट रहे हैं नाई काटेंगे। अब आप बोलें कोई ब्राह्मण काटने लगे या कोई मुस्लिम बाल काटने लगे, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में आप देखेंगे कि वो सुबह पता चला किसी मंदिर में पूजा करते हैं या कोई अच्छे बिजनेसमैन है अपनी हॉबी के लिए बाल काट रहे हैं शाम को, तो ऐसा वहाँ चलता है। तो समुदाय सेवा के तौर पे यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वो कोई भी काम करते हैं, अगर पनिशेबल किया गया तो उसको, चेल्सी को पनिशेबल किया गया था 7 दिन के लिए अमेरिका की राष्ट्रपति की लड़की को, तो उसने 7 दिन झाड़ू लगाई वहाँ जाके उस विनिर्दिष्ट स्थान पर जिसके लिए उसके सामुदायिक सेवा के लिए कहा गया। सामुदायिक सेवा से कोई असंदिग्ध कार्य है, मतलब जो पहले से ना दिया गया हो ऐसा कार्य है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए दंड रूप में किया जाना आकलित है। दंड के रूप में आकलन किया जा सकता है ऐसे कार्य का। कंडक्टर से क्या तात्पर्य है, ये भी पूछा जाता है, इंटरव्यू पूछा जाता है, कंडक्टर क्या कहलाता बताइए। 2.5 में लिखा हुआ है, तो बस इतना ही देखिएगा। कंडक्टर अपन जानते हैं, एक बस में बैठते हैं तो कंडक्टर क्या करता है, वही चीज़ें बता देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, गाइड में कुछ और लिखा हो वही लिखा है इसमें। मंझली गाड़ी के संबंध में, मतलब देवास से इंदौर गाड़ी जा रही तो ये मंझली गाड़ी है, कहाँ के लिए मंजिल, इंदौर के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाली गाड़ी मंझली गाड़ी कहलाती है। कंडक्टर से वह व्यक्ति प्रेरित है जो यात्रियों से किराया संग्रहित करने, उनका मंझली गाड़ी में प्रवेश करना, उसमें से बाहर जाना विनिश्चय करने और ऐसे अन्य कृत्य करने में लगा हुआ हो जो पहल किया जाए। किराया ले रहा है, ठीक है, प्रवेश एंट्री दे रहा है गाड़ी में, ठीक है, बाहर जाना विनियमित कर रहा है, अन्य कृत्य कर रहा है, सामान भी उतरवा रहा है उनका। कंडक्टर यही सब तो करता है, गेट पे खड़ा हो जाएगा, हाँ भैया जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, किराया दो किराया दो, सामान रखवाओ इनका, सामान उतरवाओ, भैया बैल पे जाओ सवारी का स्टेशन आ गया। यही काम करेगा ये कंडक्टर। यही हम लोग देखते हैं, यही बोल देना है अपन को। 2.6 में कंडक्टर अनुज्ञप्ति, अब इनके लिए क्या है, अब ऐसा नहीं होगा कंडक्टर बनने के लिए, देखो बस चला रहे हैं आप, ठीक है, लाइसेंस की ज़रूरत है, अब भैया टिकट देने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, ये नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, टिकट देने वाले को भी लाइसेंस चाहिए, कंडक्टरों के पास भी लाइसेंस होना चाहिए। प्राइवेट बस हैं जो स्लीपर बसें होती, कई बार खाकी ड्रेस पहने रहती कंडक्टर, उन्हें मैंडेटरी किया जाता है, बैच लगाने के लिए कहा जाता है, ड्रेस पहनने के लिए वहाँ लिखा रहता है कंडक्टर, नंबर होता है उनका कंडक्टर नंबर, एक बैच मिलता है बक्कड़, वो लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कंडक्टर अनुज्ञप्ति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 3 अध्याय 3 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति विपरीत है, जो उसने वर्णित व्यक्ति को कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर दिया। पैसा लीजिए, बस चढ़ाइए सवारी या उतारिए सवारी, इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसको कंडक्टर लाइसेंस बोलते हैं, 2.6 में डिफाइन किया। अब देखिए ठेका गाड़ी। अब ठेका गाड़ी क्या होता है, मान लीजिए मेरे छोटे भाई की बारात गई थी, हम लोगों ने 10 4 व्हीलर और एक बस बांधी हुई थी। बस हमारे घर के दरवाजे पे आ गई, 4 व्हीलर वालों को अलग अलग टाइम दिया गया था। 4 4 व्हीलर को 5 बजे का टाइम दिया गया था, अगली 2 4 व्हीलर को 6:30 बजे बुलाया गया था, और फिर अगली 3 4 व्हीलर थी, जो 3 या 4 4 व्हीलर थी, उनको 7:30 बजे बुलाया गया था। क्यों, अगर सब एक साथ रख देंगे ना तो सवारियों का डिस्टर्बेंस हो जाएगा। बस को बुला लिया था 3 बजे दोपहर में, बस लगवा दी, सड़क किनारे लगवा दी बस, घर से थोड़ी दूरी पे, और बोल दिया गया सबसे, बुलवा लिया गया, तो बस में बैठ गए। बस जैसी भरी हम लोगों ने निकाल दी बस, फिर गाड़ी आई, गाड़ी में भरती गई सवारी, कि सबसे लास्ट में मैं ही गया वहाँ पे, सबसे लास्ट में मैं गया, हालांकि मैं सबसे पहले ही गया था, लास्ट में नहीं गया था, और लोगों को जिम्मेदारी छोड़ रखी थी, बुआ के लड़के वगैरह। तो इस तरह हम लोगों ने देखा मैनेजमेंट है। तो भाड़े पे क्या होता है, ठेका गाड़ी क्या होती है, ये सब ठेका गाड़ी होती है कि भैया आप डीजल डलवा देना, 3,000 रुपये दे देना, 5,000 रुपये देना, हम गाड़ी ले चले, एक लमसम बात हो गई अपनी, वो ठेका गाड़ी।
गाड़ी बिगड़े ख़राब हो, सब उसी की जिम्मेदारी होती है, अपना नहीं होता। जैसे एक मान लीजिए आप इंदौर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं रात में 10 बजे और बाहर निकलते हैं कि भाई भंवरकुआ चलोगे या पलासिया चलोगे, आपने कहा पलासिया चलोगे, तो ऑटो वाला बोलता है दुगने रेट बताता है, 80 लगते होंगे, बोलेगा 150 लगेंगे। तो डन ही कर देना पहली बार में। क्यों डन कर देना? अब ये दूसरे से पूछेंगे 250 लगेंगे, तीसरे से 300, भैया नहीं जाएंगे उधर रात में 10-11 बजे। एक तो वो चलने को तैयार है और 150 मांग रहा है, दे दो, क्या होता। अब जो लमसम राशि अपनी बात हुई है वो 150 रुपये देंगे आपको, आप उससे ले जाएंगे, आपको ले जाएगा वो, ये ठेका गाड़ी है। यही लिखा है, ऐसा मोटरयान अभिप्रेत है जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्री या यात्रियों का वहन कर रहा है, वन पर्सन का या एक से ज़्यादा व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, किराए पे या भाड़े पे। जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के संबंध में किसी परमिट के धारक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ ऐसे संपूर्ण यान के सही उपयोग के लिए की गई किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा के अधीन उसमें वर्णित यात्रियों के किसी नियत या तय हुई दर या धनराशि पर। देखो ये क्या कह रहा है, नियत संविदा के अधीन नियत या तय धनराशि पर, मतलब पहले से फिक्स कर लिया है आपने। समय के आधार पर, चाहे वह किसी मार्ग या दूरी के प्रति निर्देश से है या अथवा नहीं, एक निश्चित समय में पहुंचाएगा, एक स्थान से अन्य स्थान तक वहन में लगा है। और इन दोनों में से किसी भी दशा में यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को जो संविदा में सम्मिलित नहीं है चढ़ाने उतारने के लिए कहीं भी रुकता नहीं है। देखिए आप बोलते हैं ना रिजर्व टैक्सी है, मतलब भाड़े पे आपने ले लिए, ठेका गाड़ी है, अब बीच की सवारी नहीं बैठाने देंगे हम दे रहे हैं आपको पैसा, आप सिर्फ हमें छोड़िए। रिजर्व तो अपन ऐसे ही ले जाते, ऐसा थोड़ी होता है रास्ते से उतारते जाए बैठाते जाए, ऐसा नहीं, फिर तो वो जनरल गाड़ी हो जाएगी। इन दोनों में से किसी भी दशा में यात्रा के दौरान ऐसे यात्रियों को जो संविदा में सम्मिलित नहीं चढ़ाने उतारने के लिए कहीं भी रुकता नहीं है, और इसके अंतर्गत बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी इस बात के होते हुए भी यात्रियों अलग अलग किराए प्रभावित किए जाते हैं। अब ये अगर बड़ी टैक्सी है, देखिए हम लोग कभी ओला से बुक करते गाड़ी, तो वो भी तो एक हिसाब से ठेका गाड़ी ही होती है। अब उसमें चॉइस रहता है मैक्सी कैब, मोटर कैब। मैक्सी कैब मोटर कैब होता है, उन्हें लग रहा है कि आप 2 लोग ही जाना चाहते तो मैक्सी कैब, छोटी गाड़ी मंगाओ ना, उसमें बड़ी मंगाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, चॉइस करना पड़ता है उसमें नीचे। तो आपने छोटी गाड़ी की, मारुति टाइप की गाड़ी चॉइस की, कि आपने ईओन गाड़ी चॉइस की, वो गाड़ी आ गई 4 लोगों को बैठा के ले जाने वाली, तो उसमें हो सकता है 60, 70, 80 रुपये आए। जैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे एक बार घर जल्दी आना था, अगले दिन कुछ काम था घर पे, और मेरी बहन के यहाँ भोपाल में क्या था, उनके परिवार में शादी थी, बहन के देवर थे जो चाचा के लड़के थे, उनके ककिया ससुर के लड़के, उनकी शादी थी। तो मैंने कहा ये काम भी हो जाए, बहन के यहाँ भी हो ले हम। तो हम शाम को करीब 3-4 बजे पहुँच गए थे बहन के यहाँ। तो उनके यहाँ सब लोगों के यहाँ बैठ लिया, तो वहाँ से तैयार मैयार हुए, बैग लेके हम चले आए इनके यहाँ, उनके चाचा के यहाँ। तो वहाँ गए, तो वहाँ 1-2 घंटे बैठे रहे। रात में 10 बजे उन्होंने कहा खाना वाना खा लो। मैंने कहा खाना नहीं खाऊंगा, खाना एक्चुअली बहन के यहाँ खा लिया था। उन्होंने कहा निकल जाऊंगा, खाना खाने के चक्कर में रहूँगा तो 10 बजे की बस निकल जाएगी। वहाँ से मैंने रात में ओला बुक की नादरा के लिए, पिपलानी के पास से, अवधपुरी से नादरा। 109 रुपये लगे थे उसमें, बुक की वहाँ पे। उससे मैं चला गया नादरा। उसने मुझे सही टाइम पे उतार दिया, करीब 9:30 पे बस थी, 9, 9:15 पे छोड़ दिया था। 109 रुपये लिए उसने। तो मैंने उसको 10 रुपये ऐसी मेरी तरफ से दे दिया, रखो टाइम पे आ गया। मैं कब ऐसे आते परेशान होते, रात में दिक्कत आती है। ये क्या है, ठेका गाड़ी है, वो चाहता आगे सवारी बैठाता, नहीं बैठा पाता। कैसे, मेरी रिजर्व गाड़ी। मान लीजिए हम 7 लोगों को, 5 लोगों को आना, तो हम टैक्सी, मोटर कैब मंगाते, बड़ी गाड़ी मंगाते, जिसको जाना है तो बड़ी गाड़ी के हिसाब से जाते। तो बड़ी गाड़ी के हिसाब से चार्ज होता है, उसमें किलोमीटर हिसाब से। व्यवहारी, अब देखिए ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी। डीलर, आप एक गाड़ी खरीदते हैं,
डीलर या सब डीलर से खरीदते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। डीलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो चीज़ से संलग्न करने के लिए बाड़ियों के निर्माण या मोटर यानों की मरम्मत या मोटर यानों के आड़मान पट्टा पर देने या अपक्रय में लगा हुआ है। बॉडियों का निर्माण कर रहा है, ये डीलर कहलाता है। ट्रक बस लेते हैं हम लोग, तो कई बार बसों की बॉडी बनी नहीं आती है। कुछ लोग बस बनवाते, अशोक लीलैंड वाले बनवा के देते हैं, कुछ लोग नहीं बनवा के देते, खाली इंजन आता है। ट्रक का तो इंजन आता ही है, ये अपन जानते हैं। खाली इंजन रहेगा, आगे का वो रहेगा, ड्राइवर सीट रहेगी, कैबिन रहेगा आगे का, पीछे खाली रहता है सब। पीछे 2 वो डले रहेंगे गाटर टाइप के, बस आपको लगेगा कि गाड़ी है कैसी। फिर हमें इसकी क्या बॉडी बनवानी पड़ती है। अपने यहाँ छतरपुर में बॉडी बनती है, देखिए ट्रक की बॉडी छतरपुर में, इंदौर में बनती है, विजयनगर में। मरम्मत होती है, यहाँ पे होती है मरम्मत, हर जगह होती है मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी बनाने वाली कंपनियाँ हैं, एजेंसियाँ, वहाँ होती है, वो डीलर है। आड़वान, आड़वान क्या होता है? दृष्टिबंधक। जैसे ये कप है मान लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया कि 10 रुपये दे दीजिए आप। एक कप यहाँ पे रखा हुआ है, 50 रुपये 60 रुपये का कप, सॉलिड कप है, 10 रुपये दे दीजिए आप, मैं आपको 10 रुपये लौटा दूंगा। नहीं लौटाऊंगा, ये कप ले जाना, मैंने आपको दिया नहीं है। एक हिसाब से दृष्टि बंधक किया है। आड़वान को अंडरलाइन करके इसके नीचे लिख लीजिए दृष्टिबंधक। किसी चीज़ को हम इंडिकेट कर देते हो, पैसा ले लेते सामने वाले से, कभी ये ना दे पाए तो ये उठा ले जाना। 1 लाख रुपए दे दो, मेरी ये कार रखी है, अगर आपको लगे तो ले जाना, कार ना चुका पाए, ये दृष्टिबंधक होता है। यहाँ कोई सामान दिया नहीं जाता किसी को, बस इंडिकेट कर दिया जाता, दृष्टिबंधक में आ जाता है। पट्टे पर, पट्टा पर देने या अवक्रय। देखो पट्टे पर दे सकते हैं अपन, लीज पे देते हैं। अब यहाँ एक भैया है मेरे, वो यहाँ पे दीनदयाल महतो बस का लीज लिए है, 1 साल के लिए लिया है, ठेका ले लेते हैं सीधा। तो लीज पे भी दे सकते हैं कि हमारे पास लाइसेंस है, हमारे पास परमिट है, तो हम दूसरे को ठेके पे दे देंगे अपना परमिट, चलेगा मेरे नाम, आप पूरा काम कीजिए, हमें तो लमसम इतना दे दो, 1 महीने का हमें इतना चाहिए। हमने कहते पर डे का 2000 रुपये चाहिए हमें अपनी बस से, आप तो 2000 रुपये दे दो, बाकी जितना कमाना आप कमाओगे, कोई मतलब नहीं। ये पट्टा पे दे दिया हमने। अवक्रय पे देना, अवक्रय कॉन्सेप्ट, हायर परचेज, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा ही गड़बड़ कॉन्सेप्ट है। इंडिया जैसी जगह पे देखो ऐसी चीज़ों को मान्यता तो देना चाहिए और नहीं भी देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि आपसे मैं कहूँ कि मैं एक एजेंसी का डीलर हूँ और आपको गाड़ी चाहिए है, पैसे है नहीं है आपके पास, कार चाहिए, पैसे है नहीं है, मैंने कहा हायर परचेज पे गाड़ी ले लो, हायर परचेज पे गाड़ी ले लो, मैंने कहा। आप बोले सर हायर परचेज क्या होता? और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बोले क्या? हमने कि आपको क्या करना है, गाड़ी का मालिक मैं रहूँगा, ठीक है, आंशिक मालिक आप रहेंगे, प्राथमिक मालिक मैं ही रहूँगा, कौन? डीलर रहेगा, और आंशिक मालिक आप रहेंगे, चलाएंगे, कागज मागज सब वैसे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रियल मालिक नहीं रहूँगा। और आप मंथली किराया देते रहेंगे, किस्तें भरते रहेंगे रेगुलर। और अगर आगे चल के किस्तें भरने में अगर आपकी दिक्कत होती है तो वाहन आपसे ले लिया जाएगा वापस, कैसे मालिक तो मैं ही हूँ, और जितनी किस्तें आपने भरी हैं उन्हें किराया मान लिया जाएगा गाड़ी का। आखिरी समय तक आप किस्तें प्रॉपर भरते रहेंगे तो क्या होगा, जब आखिरी किस्त खत्म हो जाएगी गाड़ी आपके नाम कर दी जाएगी। ये हायर परचेज का कॉन्सेप्ट है। एक ओला गाड़ी वाले से मैंने पूछा कि भाई साहब आप तो कहीं बाहर के होंगे? बोले नहीं नहीं, मैं यहीं का हूँ, भोपाल का ही हूँ। हाँ भोपाल में, पूछा था एक बार मैंने, मैं किसी दूसरी की गाड़ी चलाता था पहले किराए पे लेके, फिर कुछ लोगों ने सलाह दी कि तुम ऐसा करो हायर परचेज गाड़ी ले लो और किराया देते रहना गाड़ी का, मतलब किस्तें भरते रहना आप,
उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ रहे हैं अपन, सेक्शन 28 पढ़ रहे हैं व्यवहारी डीलर के बारे में। तो बोले हमने एक हायर परचेज पे गाड़ी खरीद ली, स्विफ्ट डिजायर, और मैं उसकी किस्तें भरता रहा रेगुलर। मैंने कम किस्तों वाला टारगेट लिया, कैसे मेरे पास कुछ और स्रोत हैं, दुकान है तो वहाँ से थोड़ा पैसा हो जाता। तो मैं मान लीजिए कि शाम को आता हूँ गाड़ी चलाने, शाम को 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक गाड़ी चलाता हूँ सारी रात, और दिन में और बिजनेस करता हूँ। इससे मेरे खर्चे निकल आते और कितना कमा लेते। बोले सर वो तो ऐसा है कि एक दिन में मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपये तो आ जाते हैं मोस्टली एक दिन में। ये बहुत बढ़िया अच्छा बिजनेस है। अब मतलब 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो भैया तो महीने के, हमसे तो लाख गुने अच्छे हो, हम इतना पढ़े लिखे हो के नहीं कमा पाते इतना, तो इतना कमा रहे हैं। हम बोले खुद का मकान हो गया भोपाल में, गाड़ी के पैसे भी चुक गए हैं, 2 गाड़ी और ले ली है मैंने, वो दूसरे बंदे चला रहे हैं मेरी। अच्छी कमाई है भाई। अब बिजनेस है, अब बिजनेस में अगर इंटरेस्ट लिया जाए तो हर जगह से कमाई हो सकती है, मेरा तो मानना है। तो ये हायर परचेज का कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझिएगा। कहीं पे इंटरव्यू में पूछा कि हायर परचेज क्या होता बताइए, तो मेरे स्टूडेंट बताना चाहिए कि ये होता है हायर परचेज। वाहन नहीं खरीदना है, अपन तो इतना कमाएंगे कि अपन अपने हिसाब से वाहन खरीद लेंगे। ऐसे वाहन नहीं खरीदना है जिसमें अपन उलझ जाएंगे, उसकी टेंशन में ही आधे बूढ़े हो जाए, ऐसा नहीं खरीदना है। डाउन पेमेंट करेंगे और फाइनेंस ही करवाएंगे, कैश लेंगे तो इनकम टैक्स वालों की दिक्कत होगी कि इतना पैसा कहाँ से आ गया, तो फाइनेंस करवाएंगे, गाड़ी जब भी लेंगे एडीपीओ बन जाइए, सब लोग गाड़ी खरीद लेंगे एक जैसी गाड़ी। ड्राइवर, 2 टायर में ड्राइवर है। अब ड्राइवर जो वाहन चला रहा है वो ड्राइवर है, सीधी सी तो बात है। तो वही यहाँ लिखा है, किसी ऐसे मोटरयान के संबंध में जो किसी अन्य मोटरयान से चलाया जाता है, वह व्यक्ति भी है जो चलाए जाने वाले यान के अनुचालक के रूप में कार्य करता है। मतलब ड्राइवर के अधीन रह के जो कार्य कर रहा है ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पे चालक के अंतर्गत आएगा। सीधी बात है, आपको तो सीधा बोल रहे हैं, जो वाहन को चलाता है वो ड्राइवर है, बस ज़्यादा झंझट नहीं पालना है, दोनों में ड्राइवर है। और उसके निर्देशों पर चलाने वाला व्यक्ति भी आता है। जैसे लोक अभियोजक से क्या तात्पर्य है, लोक अभियोजक से पब्लिक प्रोसिक्यूटर आता है और अतिरिक्त पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आता है। ऐसी बात यहाँ पे है। चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर IMP लगाइएगा। देखिए अपन लोगों ने एक IMP लगाया है सामुदायिक सेवा पे, एक IMP आपको यहाँ पे भी लगाना है, चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कर दिया है, आप जाते ना, आपसे जब आप ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स, आज के समय में स्कूल खोल दिए हैं। अब देखिए, कार चलाना सीखिए सीखिए, क्या लिखा रहता है समझ नहीं आता है। मेरे ख्याल से सीखिए इसलिए लिखते हैं कि आपको आदेशात्मक बात ना लगे, अनुग्रह टाइप की लगे। और सीखिए कई बार लिख देते हैं तो वो प्रॉपर शुद्ध हिंदी में लिखते हैं, वहाँ थोड़ा वैसा लगता है, आदेशात्मक टाइप का वर्ड लगता है कि जबरन सिखाएगा क्या। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ड्राइवर बनने के लिए आपको पहले गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। अब गाड़ी चलाने के लिए स्कूल बनाए गए हैं, रजिस्टर्ड स्कूल, तो उन स्कूलों से आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। ये यहाँ पे चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। तो एक सिलेबस है इनका जो आपको फुलफिल करना है, वो पाठ्यक्रम होता है। चालन अनुज्ञप्ति, अब देखो ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसी अनुज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा, कोई ना कोई कंपिटेंट अथॉरिटी होगा वही तो जारी करेगा, अध्याय 2 के अधीन दी गई है। और जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मोटरयान या किसी विनिर्दिष्ट वर्णन या वर्ग या वर्णन का मोटरयान शिक्षार्थी के रूप में चलाने के लिए प्राधिकृत करती है ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, अध्याय 2 में प्रदान किया गया लाइसेंस क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है। विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटरयान शिक्षार्थी के रूप में चलाने के लिए प्राधिकृत करती है। अब जी कह रहे लर्नर के रूप में चलाने को प्राधिकृत करती, वो भी इसमें आता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस में ऐसा होता है कि देखिए, आपने देखा ना कई बार, एक बाजू वाले पड़ोसी अंकल लेके आए, उनके पास 2 व्हीलर ही थी,
दीपावली के ऑफ़र में गाड़ी खरीद ली, तो बम्पर ऑफ़र रहता है दीपावली में। हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्टार ऑटोमोबाइल झांसी का। अभी मेरे एक स्टाफ में तोमर सर हैं, वो गाड़ी खरीद रहे हैं। कौन सी गाड़ी खरीद रहे हैं? एल्टो खरीद रहे हैं, BXI खरीद रहे हैं। हमने कहा सर आप धनतेरस को उठा रहे हैं तो पहले मुहूर्त निकलवा लेना, प्रॉपर मुहूर्त पे उठाना, मतलब टाइमिंग फिक्स कर लो। आप जाके 2 घंटे पहले बैठ जाओ वहाँ पे, उससे कह दो 10:10 पे ही उठाना है, तो 10:10 पे आपकी चाबी लगना चाहिए गाड़ी में और तिलक लगवा देना गाड़ी पे। एक शुभ मुहूर्त पे उठाना गाड़ी, फिर आप जहाँ चाहे चलाओ। हमने की और लॉन्ग राइड पर ले जाओ भाभी को, थोड़ा लंबी दूरी तक घुमा लाओ। बोले सर जटाशंकर जाएंगे, यहाँ बहुत अच्छा मंदिर है, एक नेचर से जुड़ा हुआ मंदिर है, कभी इधर आना हो तो आप जटाशंकर दर्शन कीजिएगा, बहुत बढ़िया शिव जी का मंदिर है। प्राकृतिक झरनों का पानी गिरता है वहाँ पे। ऐसा माना जाता है कोई भी आपको रोग है, स्किन रोग है, कोई भी डिसीज है, तो उस झरने के पानी में नहाइए, शिव जी को अर्घ्य दीजिए वहाँ पे, वो सही हो जाता है, ऐसा माना जाता है। कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। अभी ऐसी किंवदंती है देखो, लेकिन मंदिर बहुत बढ़िया है, सीढ़ियाँ लगी हुई, बहुत अच्छा लगता है। मंदिर बहुत मिलेंगे वहाँ पे। अब ये चालन अनुज्ञप्ति हो गई ड्राइविंग लाइसेंस। किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया मोटरयान के लिए चलाने के लिए लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें लर्निंग लाइसेंस भी आता है। एक चीज़ जिसमें लर्निंग लाइसेंस नहीं आता है, ये लिखा है शिक्षार्थी से भिन्न रूप में लर्निंग लाइसेंस अलग चीज़ होती है। जैसे मैं सागर विश्वविद्यालय में था, BSc सेकेंड ईयर में, तब मैंने अपना पहला लाइसेंस बनवाया वहाँ पे। एक्चुअली क्या था, हमारे कैंपस में कैंप लगा था इनका लाइसेंस बनाने के लिए, तो मैंने लर्निंग लाइसेंस यहाँ से बनवा लिया था। तो लर्निंग लाइसेंस मेरे ख्याल से 6 महीने के लिए वैधित होता है, तो 6 महीने के लिए बनता है। फिर 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है, आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ेगा। एक राउंड बनाए गए थे RTO वाले, वहाँ पे वो बोलेंगे गोल राउंड लगा के दिखाइए 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से, बैक गियर में चला के दिखाइए 2 व्हीलर 4 व्हीलर से। तो जो भी सिचुएशन होती है, थोड़े एंगल ड्रॉप आपको देते हैं, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, आप बताइए दाहिने मुड़ना है तो कैसे मुड़ेंगे। अब दाहिने मुड़ना, कार में तो अपन ऐसे ऐसे कर देते, मुड़ जाते, इंडिकेटर नहीं जलाते, लेकिन वो पूछेंगे बाएं मुड़ना है, इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, आप कैसे मुड़ेंगे। आप कार चला रहे हैं, बाएं मुड़ना है तो कैसे मुड़ेंगे। तब आपको हाथ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, बाहर निकाल के ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो पीछे का वाहन समझ जाएगा भाई साहब इस साइड मुड़ने, इनको ऐसे ऐसे करेंगे आप कांच से बाहर निकाल के, तो वो समझ जाएगा कि मतलब इस साइड जाना है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा संस्था बस, जैसा कि पता चल रहा है, विद्यार्थियों, टीचरों, क्लर्क, चपरासियों को ढोने वाली बसें जो स्कूल की होती हैं वो शिक्षार्थी बस होती हैं। आगे बढ़ते हैं। किराया 2/12 में किराया है। अब किराया 2 भागों में दिया जाता है, सीजन टिकट के लिए, ठेका गाड़ी के भाड़े की बाबत संदेह है। सीजन टिकट, अब मान लीजिए रेलवे स्टेशन से आप भंवरकुआ आते हैं तो आपको 20 रुपये लगेंगे, 15 रुपये लगेंगे। नॉर्मल मैजिक से आएंगे या सिटी बस से आएंगे 15 से 20 रुपये लगेंगे। लेकिन आप रिजर्व ऑटो करके आएंगे तो वही ऑटो वाला हो सकता है आपसे 60 रुपये ले ले, 3 गुने 4 गुने 80 रुपये भी ले ले। तो ये देखिए ठेका गाड़ी वाला किराया या सीजन टिकट। तो सीजन टिकट क्या होता है, जो रेगुलर लगता है वो सीजन टिकट है। स्वर्णिम घंटा, इस पर IMP लगाइएगा, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि 2/12 A में स्वर्णिम घंटा डिफाइन है, स्वर्णिम घंटा से क्या तात्पर्य, ये पूछा जा सकता है आपसे। अभिघात क्षति के पश्चात, मतलब एक दुर्घटना हो गई है, गाड़ी टकरा गई है ट्रक से, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर टकरा गई है किसी वाहन से, क्षति के पश्चात 1 घंटे तक रहने वाली काल अवधि। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट से 1 घंटे का टाइम, एक्सीडेंट होने से अगला 1 घंटे तक का टाइम क्या कहलाता है, स्वर्णिम घंटा कहलाता है। क्यों कहा कहलाता है, कैसे, यहाँ पे अगर आप थोड़ी युक्तियुक्तता बरतेंगे तो किसी की जान बचा सकते हैं आप। आगे यही लिखा है, जिसके दौरान तुरंत चिकित्सा देखरेख प्रदान करके मृत्यु को निवारित करने की अधिकतम संभावना है। पॉसिबिलिटी है कि आप जान बचा ले जाएं अगर आप थोड़ी एक्टिव कर दें। हम नहीं कह रहे कि आप उसको लेके जाएं अपने वाहन पे, बिल्कुल नहीं कह रहे।
पैसे आज कहीं और डला है, कल हो सकता है उस स्थिति पे कोई और भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो अपन को क्या करना है, कुछ नंबर हैं जिन पर कॉल कर देना, एम्बुलेंस को कॉल कर देना, पुलिस को कॉल कर दीजिए, कहीं तो लगा दीजिए कॉल। हम कह रहे कॉल कर दीजिए, आप बाद में स्विच ऑफ कर दीजिए, लोकेशन बता दीजिए कि आपको बाद में रिप्लाई कॉल ना करें। वैसे भी जो मदद करने वाला होता है उसको अब संरक्षण देता है मोटर व्हीकल, उससे ई ऊ नहीं पूछा जाएगा कि तुम कैसे लेके आए, तुम कैसे जानते हो, कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप तो इलाज के लिए छोड़िए अस्पताल चाहिए, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना प्रोटेक्ट आप देने लगा है। मान लीजिए जिसने ठोका वही अगर इलाज कराने छोड़ आए, छोड़ देना चाहिए। जीवन बड़ी चीज़ है, पहले जीवन बचाने में कोशिश करना चाहिए। लेकिन अपन लोग क्या है, वीडियो बनाने पे भरोसा करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे वीडियो कि भैया ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, इतना टाइम बर्बाद करेंगे, उतने में आप उसकी जान बचा सकते हैं, वो नहीं करेगा कोई। तो अब ये दिक्कत है भाई। स्वर्णिम घंटा डिफाइन पूछा जा सकता है, माल 213 में माल है। अब यहाँ पे देखिएगा दो अपवाद हैं इसके, जीवित व्यक्तियों के सिवाय अपन किसी जीवित व्यक्ति को माल नहीं कह सकते हैं, वस्तु नहीं बोल सकते हैं। यान द्वारा ले जाए जाने वाला पशुधन, देखो पशुधन आता है लेकिन मॉल में पशुधन आता है, जैसे आप गाय ले जा रहे हैं, बैल ले जा रहे हैं, मान लीजिए हाथी लेके आ रहे हैं, तो ये पशुधन आएगा। यान में मामूली तौर पर काम आने वाले उपस्कर से बने कोई भी चीज़ है। अब जैक रखा हुआ है तो जैक माल में नहीं आएगा, टायर रखा हुआ है, स्टेपनी रखी हुई तो वो माल में नहीं आएगा, उससे भिन्न चीज़। दूसरा अपवाद है किंतु मोटर या कार में या मोटर कार से संलग्न ट्रेलर में वहन किया जाने वाला सामान या निजी चीज वस्तु या यात्रा करने वाले व्यक्तियों का निजी सामान इसके अंतर्गत नहीं आता। अब हम निजी सामान लेके जा रहे हैं, अपने कपड़े लेके जा रहे हैं, बैग लेके जा रहे हैं, तो वो माल में नहीं आएगा। तो निजी सामान भी नहीं आएगा। जैसे हमारा एक पिकअप है मान लो, और हमने क्या किया, हम अपने गए खेत पे गए, मूंगफली टूट रही है, अभी खेतों में उखड़ाई हो गई है मूंगफली की। अब उससे कहा पिकअप लगा दिया, मेरे बटई वाले ने मूंगफली भरना शुरू कर दिया, उसमें छल्ली लगा के भर दिया। एक को बैठाल के लाए हमने, घर में पटका और घर में उसके अंदर डब्बे में डाल दिया, एक जगह स्टोर करके रख दिया, बोरियों में भर भर के रख दिया। अब जो ये हम खुद का निजी सामान ढो रहे हैं, ये माल के अंतर्गत नहीं आएगा। माल तो वो है, जैसे आप कह रहे हैं कि सीमेंट लेके आना है, एक ट्रक, आप कह रहे हैं एक ट्रक गेहूँ लेके आना है, यहाँ से यहाँ सप्लाई करना है, ये माल है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। तो पर्सनल चीज़ें और जीवित व्यक्ति माल शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। माल वाहन 214 में माल वाहन है, पढ़ने लायक नहीं है। सकल यान भार क्या होता है, ये धुरी भार देखे ना अपन, नेट वैल्यू, खाली वाहन का भार क्या कहलाता है, धुरी भार। और सकल यान भार क्या कहलाता है, यान का कुल भार और उस यान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से प्रगणित और रजिस्ट्रीकृत भार रुपये थे। जो रजिस्ट्रेशन के समय उस यान का वेट था, वो यहाँ पे यान का सकल यान भार बोला जाता है, जो रजिस्ट्रेशन के समय था। जैसे एक गाड़ी खरीदते हैं, अब गाड़ी में लिखा है कि भैया आप पैशन प्रो खरीद रहे हैं तो 119 kg की है, 1 क्विंटल 19 किलो की गाड़ी है, तो ये क्या हो गया, सकल यान भार हो गया। ऐसा अपन यहाँ समझेंगे, थोड़ा बहुत मतभेद रहता है इनमें समझने में, तो इनको आप धुरी भार, सकल भार, खाली भार, ये सब आप ध्यान दीजिएगा किस क्वांट में क्या है। 215 में ये है, 248 में आप लदन रहित भार पढ़ेंगे, 215 में सकल यान भार है। भारी यात्री मोटर यान, भारी माल यान है 216 में। फिर आगे देखेंगे भारी यात्री मोटर यान है 217 में, हैवी मोटर व्हीकल है जो। फिर यहाँ पे सीधे 219 में आ जाएंगे पर इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन को, लर्निंग लेसन्स। अब देखिए ऐसी अनुज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्याय 2 में दी गई है, और जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को शिक्षार्थी के रूप में कोई मोटरयान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत कर दिया, कोई मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत कर दिए, कोई विनिर्दिष्ट वर्ग का मोटरयान चलाने के लिए प्राधिकृत कर दिए, ऐसी अनुज्ञप्ति लर्निंग लाइसेंस के तौर पर जानी जाती
यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षार्थी के रूप में, गोलक कीजिए शिक्षार्थी। ऐसे लोगों की गाड़ी हो जब कहीं आसपास तो उससे दूर हो जाए 2 फुट, क्या मालूम ब्रेक लगाए कि नहीं। डबल एल लिखी रहती है गाड़ी के आगे या पीछे, रेड कलर में या किसी भी कलर में एल लिखा रहता है, लर्निंग लाइसेंस मिला है इन्हें। मतलब अध पके आम है, इन्हें खाएंगे खट्टे निकलेंगे। मतलब हो सकता है आप सामने आ जाओ ब्रेक ना लगा पाए, इसलिए दूर ही रहना है भैया इनसे। एल वाली गाड़ियों से थोड़े दूर खड़े होना, ये आ जाए तो दूर डिस्टेंस ही बना लेना, ये ठोक सकते हैं गाड़ी। आगे बढ़ते हैं। अनुज्ञापन प्राधिकारी 2 अध्याय 2 और 3 में अनुज्ञप्ति देने के लिए सशक्त व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी। लाइट मोटर व्हीकल, जी कार मार होती हैं, जो लाइट मोटर व्हीकल होते हल्के मोटरयान। मैन्युफैक्चर 2:21 में मैन्युफैक्चर्ड है, जो मोटरयान का निर्माण में लगा हुआ है मैन्युफैक्चर। अशोका लीलैंड क्या है, मैन्युफैक्चरर। मैक्सी कैब, बड़ी टैक्सी को मैक्सी कैब बोलते हैं, बड़ी टैक्सी को। मैं देखो इसको आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैक्सी कैब मतलब बड़ी टैक्सी, ऐसा मोटरयान जो भाड़े या पारिश्रमिक पर 6 से अधिक किंतु 12 से अधिक यात्रियों का, जिनके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। 6 दूनी 12, मतलब आप देखिए ऐसा है, मिनी बस की हम बात कर रहे हैं जिसमें कम से कम 6 लोग बैठ सकते हैं। 6 लोग, जैसे ओमनी गाड़ी हो गई, 6 लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवर मिला लो 7 लोग बैठ जाएंगे। इससे बड़ी बस है, ओमनी बस ही तो होती है एक हिसाब से, ओमनी बस का ही कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से कोई हल्की बस होती है जिसमें 12 लोग बैठ सकते हैं और ड्राइवर अलग से बैठ सकता है, मिनी बस होती हैं। ये सब यहाँ पे बड़ी टैक्सी के तौर पर बनाई जाती है, बड़ी टैक्सी। आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग शिरडी से सिग्नापुर जाते हैं तो आपको मैक्सी कैब काफ़ी मिल जाएंगी वहाँ पे। मैं अपनी बाइक के साथ गया था शिरडी सिग्नापुर, 5-7 दिन वहाँ पे रहा, पचमढ़ी वगैरह इधर भी मैंने घुमाया उनको। तो उधर क्या था, हम लोगों ने एक मैक्सी कैब में शेयरिंग के आधार पे हम गए वहाँ पे सिग्नापुर, जिसमें करीब 10-12 लोग बैठ सकते हैं। 5-6 फैमिलियाँ थी, हस्बैंड वाइफ थे, इसमें कुछ बच्चे थे, इस तरह का था। तो हम लोग सब लोग गए तो एक ग्रुप बन जाता है, वो गाइड बताता जाता है बस का ड्राइवर के यहाँ पे ऐसा है वैसा है, गली गली में रोकता है, खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, खाते पीते जाते पहुँच जाते दर्शन करके, और वो आके वहीं छोड़ देता है आश्रम के बाहर, साईं आश्रम के बाहर। ये बड़ी टैक्सी होगी जिसमें 6 से 12 लोग बैठते हैं और ड्राइवर अतिरिक्त तौर पर बैठता है, ये बड़ी टैक्सियाँ होगी। मध्यम मालयान, ये पढ़िएगा आप, मीडियम वाहन होते हैं, जैसे मान लीजिए ट्रक ना बोल के 407 बोल दो अपन तो मध्यम मालयान हो गया, ट्रक बोल दो तो हैवी माल आने हो गया है, पिकअप बोल दो तो स्मॉल मालयान हो गया। तो इस तरह का है, छोटे मालयान तो ऐसे है। मध्यम यात्री मोटरयान, अब देखिए कुछ बसें होती हैं प्राइवेट जो बहुत बड़ी बस नहीं होती, मीडियम बसें होती हैं, इन्हें मध्यम मोटरयान बोलते हैं। जैसे स्कूल बस होती है ना, अब स्कूल बस और मेन बस में बहुत अंतर होता है। मेन बस 60 सीटर होती है, स्कूल बस हो सकता है 40 सीटर हो। एक मीडियम साइज की वाहन मध्यम मोटरयान। मोटर टैक्सी एक इम्पोर्टेंट है, मोटर टैक्सी। अब मोटर टैक्सी क्या होती है, मोटर कैब बोला जाता है 25 में। ऐसा कोई मोटरयान जो भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक 6 यात्रियों का, जिनके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। देखो ड्राइवर को छोड़ के मैक्सिमम 6 अधिक लोगों को वहन करने में सक्षम है यान। ऐसे यान को अपन लोग क्या बोलते हैं, मोटर कैब, मोटर टैक्सी बोलते हैं, टैक्सी बुलाओ। आप देखिएगा पुराने ज़माने की पिक्चरों में टैक्सी वो मारुति जैसी रहती है, उसमें कितने लोग बैठ जाते हैं, 4 लोग बैठ जाते हैं, अधिक से अधिक 6 यात्री। 6 लोग बैठने वाले पीछे मुँह करके भी बैठ सकते हैं टैक्सी में, आगे भी बैठ सकते हैं। तो ये टैक्सी क्या होती है, 4 कम से कम 6, अधिक से अधिक 6 यात्री बैठ सकते हैं, मोटर कैब कहा जाता है। मोटर कार आपके पास क्या होती है, मोटर कार होती है। परिवहन यान बस, रोड, रेलवे, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रूपांतरित यान से भिन्न कोई मोटरयान, विपरीत है। हमारी क्या है, मान लीजिए गाड़ी है, अब गाड़ी बलेनो है, बलेनो में कितने 4-5 लोग बैठ पाते हैं, तो ये क्या है, मोटर कार है। इनसे भिन्न गाड़ियाँ क्या होती हैं, कार होती हैं। मोटरसाइकिल 227 मोटरसाइकिल है, 2 पहियों वाला ऐसा मोटरयान, अगर संलग्न करें कोई अन्य पहिया इसके साथ, साइड कार लगाएं,
ये पृथक की जा सकती सम्मिलित है। मतलब वीर जय वीरों की जो कार होती है, बाइक होती है, वो क्या है, मोटरसाइकिल है। उसके साथ आप एक ट्रॉली भी जोड़ सकते हैं साथ में। उससे अलग कर दें तो भी मोटरसाइकिल है, तब भी मोटरसाइकिल, ट्रॉली के साथ भी मोटरसाइकिल बोली जाएगी। आगे देखेंगे मोटरयान। ये गजब का कॉन्सेप्ट है मोटरयान। सेक्शन 28 में मोटरयान दिखाए। कैसे मोटरयान अधिनियम ही पढ़ रहे अपन। कोई ऐसा यंत्र जो सड़कों पर उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है, चाहे उसमें नोदन शक्ति किसी बाहरी स्रोत से संचालित की जाती हो या आंतरिक स्रोत से। इसके अंतर्गत चेसिस जिससे बॉडी संलग्न नहीं है और ट्रेलर भी है, और इसके अंतर्गत पटरियों पर चलने वाला यान केवल कारखाने में या अन्य किसी सीमाबद्ध परिसर में उपयोग किए जाने के अनुकूल बना लिया गया विशेष प्रकार का यान। 4 से कम पहियों वाला यान जिसमें 25 घन सेंटीमीटर से अनधिक क्षमता वाले इंजन लगाया गया नहीं है। अब मोटरयान में देखिएगा, मोटरयान में सब कुछ आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जैसे कोई कारखाने हैं, कारखाने में कोई पटरी डली हुई है, उस पर यान चल रहा है, वो नहीं आएंगे इसमें। सारे यान आएंगे, और ऐसे यान नहीं आएंगे जो 4 से कम पहियों के यान हैं। जैसे ऑटो हो गया 3 पहिए वाला, वो नहीं आएगा इसमें मोटरयान में। बाइक हो गई, बाइक भी नहीं आएगी। इनको अलग रखा गया है। मतलब 4 पहिए का होना चाहिए कम से कम। इसको कोई भी यान हो सकता है। प्राइवेट तौर पे चलाया जाने वाला, सार्वजनिक स्थान पे जो चल रहा है वो यान मोटरयान है। प्राइवेट तौर पे आप चला रहे हैं वो नहीं होगा मोटरयान। ये आपको ध्यान देना है। कई बार कंपनियों फैक्ट्रियों में कुछ वाहन चलते हैं, वो मोटरयान के अंतर्गत नहीं आते। बस, अब देखो बस से क्या तात्पर्य है। देखो यहाँ पे लिखा है ओमनी बस। देखो ओमनी गाड़ी होती ना, ओमनी को बस ही का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ऐसा मोटरयान जो 6 से अधिक यात्रियों को, ड्राइवर नहीं है जिसमें, वहन करने के लिए निर्मित है। ओमनी एक अच्छा एग्जाम्पल है। सब नहीं देखा होगा, आजकल तो बच्चों को ले जाते हैं कहीं बस वाले, छोटे स्कूल वाले ओमनी वाले। अपन कॉलोनी वाले बांध लेते हैं, तो वो कॉलोनी के 2-4 बच्चों को ले जाता है, अपना बच्चा भी उसी साथ में चला जाता है स्कूल। या बस आती है स्कूल की, तो ये ओमनी बस हो गई। स्वामी 2:30 में स्वामी है, परमिट 2:31 में है। परमिट समझ लीजिए, ऐसा परमिट है जो राज्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त वृहद प्राधिकारी ने किसी मोटरयान का परिवहन यान के रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हुए दिया है। मोटरयान का परिवहन यान के रूप में उपयोग करते हुए, प्राधिकृत करते हुए दिया है। ऐसा क्या कहलाता है, परमिट कहलाता है। कैसे, अब देखिए, हमें अगर छतरपुर से इंदौर बस चलाना है, ठीक है, क्या हम चला सकते हैं बस? हमने तो बस खरीद ली, अब कौन रोकेगा मुझे? हमने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। नहीं, आपको रूट परमिट लेना पड़ेगा। रूट परमिट कि भाई ये छतरपुर से रात में 8 बजे बस चलेगी, सुबह 8 बजे इंदौर पहुंचेगी। 12 घंटे करीब लग जाते हैं, सुबह 8 बजे इंदौर पहुंचेगी। रूट परमिट आने जाने का, 1 ट्रिप का या 2 ट्रिप का लेना पड़ेगा। इसको अपन परमिट बोलते हैं। बिना परमिट के आप नहीं लेंगे, मतलब रूट अनुमति लेनी पड़ेगी, ये परमिट कहलाता है। ऐसे नहीं कि आपने खरीद ली बस, आपने 20 लाख खर्च कर दिया, अब तो आप कहीं भी दौड़ा बस। ऐसे नहीं दौड़ा सकते आप। बिना परमिट के चलाएंगे, पकड़ ली जाएगी बस कि भैया इस रोड पे कैसे आपकी गाड़ी। हो सकता है एक बार आप सफल हो जाओ ले जाने में, एक आध बार बस पकड़ ली जाएगी। तो ये परमिट हो जाए। आगे बढ़ते, बहत 32 में है। 33 में प्राइवेट सेवा यान है, जिस 6 से अधिक सवारियों को ढोने वाला यान क्या प्राइवेट सेवा यान कहलाता है। भाड़े पर या पारिश्रमिक पर, भाड़े या पारिश्रमिक पर चलाया जाता है, वो यहाँ पे प्राइवेट सेवा यान है। सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान है 2:34 में। सार्वजनिक सेवा यान जो सार्वजनिक तौर पे चल रही हैं, सिटी बस वगैरह, ये सार्वजनिक सेवा यान है 2:35 में। थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में लिखा है, पढ़िएगा। रजिस्ट्रीकृत धुरी भार, जो रजिस्ट्रेशन के समय धुरी भार नीट वेट है, वो इसका रजिस्ट्रेशन धुरी का रजिस्ट्रीकृत धुरी भार हो जाएगा। रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, ऐसा प्राधिकारी सेक्टर 4 के अधीन जो मोटरयानों का रजिस्टर करता है, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी है। मार्ग, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने वाला,
स्थान जो होता है उसे मार्ग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए देवास नाका से महू राहू तक जाने वाला, राहू तक जाने वाली बस है कोई आई बस, इसको क्या बोलेंगे अपन? मार्ग बोलेंगे। एक टर्मिनल क्या है? देवास नाका। दूसरा फाइनल डेस्टिनेशन टर्मिनल क्या है? राहू। स्कीम 238A में है। इस अधिनियम के अधीन विरचित स्कीम क्या होता है? स्कीम कहलाता है। स्कीम बनेगी, रूट तय होंगे, परमिट जारी किए जाएंगे, परमिट जारी होंगे, आप अपना परमिट ले लीजिए, सरकारी परमिट डलेंगे पहले, फिर गवर्नमेंट को लग रहा है कि प्राइवेट बसें भी चलवा सकते हैं, हम नहीं चला रहे हैं हम, तो प्राइवेट परमिट भी दे दिए जाएंगे। अर्ध ट्रेलर, ये आप पढ़िएगा 239। मंझली गाड़ी, अब मंझली गाड़ी से तात्पर्य क्या है? अब ये भी 6 से अधिक सवारियों को ढोने में काम आती है। जो भाड़े या पारिश्रमिक पर 6 से अधिक यात्रियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, मतलब ड्राइवर है 7 या अधिक यात्रियों को, पूरी यात्रा या अथवा यात्रा की मंजिलों तक के लिए अलग अलग यात्रियों द्वारा उनकी ओर से दिए गए अलग अलग किरायों पर वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। मंझली गाड़ी, हम देवास तक गए, हमने देवास का किराया दिया। आप आष्टा तक गए, आपने आष्टा तक का किराया दिया। आप सोनकक्ष तक गए, कोई भोपाल तक गया, कोई अन्य जगह गया, तो अपना अपना किराया दे रहे हैं निर्धारित समय का, जहाँ जहाँ आपको जाना है। तो ये क्या होता है? मंझली गाड़ी होती है। राज्य सरकार, एक केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में प्रशासक बोला गया 41 में। 42 में राज्य परिवहन उपक्रम, इसको भी आप अंडरटेकिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, राज्य परिवहन उपक्रम क्या होता है? 242 से ऐसा कोई उपक्रम अभिप्रेत है जो वहाँ सड़क परिवहन सेवा की व्यवस्था करता है। ऐसा उपक्रम निम्नलिखित द्वारा चलाया जाता है। या तो केंद्र सरकार चला रही वाहनों को, या राज्य सरकार चला रही है, एक इनका संगठन है, जैसे मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट रोड कॉरपोरेशन, MPRTC बोलते थे, अब ख़त्म कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश चल रहा है, MP ख़त्म कर दिया गया है। सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 3 के अधीन स्थापित केंद्रीय कोई सड़क परिवहन निगम। अब इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, निगम है इंदौर का, भोपाल का निगम है, ग्वालियर का निगम है, ये बसें चलाती है अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो ये सेक्शन 3 के अंतर्गत इन्हें पावर है, सड़क परिवहन निगम है। कोई नगर पालिका, कोई निगम कंपनी, देखिए नगर पालिका भी चलाती है, जिला परिषद भी चलाती है, जिला पंचायत भी चलाती है बसें। जिले में जिला पंचायत के पास प्रॉपर फंड आता है, इतना अमाउंट आता है, लेकिन इतना एग्जीक्यूशन नहीं करता। मैं तो कह रहा हूँ ग्राम पंचायत को भी यहाँ जोड़ना चाहिए, गांव में भी बसें चलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि गांव छोटे होते, इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती है ग्राम पंचायत के, बस मतलब गांव छोटी होती है। ये लोग इतना कर सकते हैं, गांव की आबादी ज़्यादा है तो छोटी टैक्सी चलवा सकते हैं ग्राम पंचायत की तरफ से, कि नॉर्मल 10 रुपये किराया लग रहा है तो आप 5-6 रुपये किराया रखिए उसका, 6 में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक टैक्सी जाएगी ग्राम पंचायत की। फ्री नहीं, आप टिकट लीजिए, काउंटर बना दीजिए, 2-4-6 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, बढ़िया भी रहेगा, यातायात विनियमित हो जाएगा। ऐसा किया जा सकता है। तो ये क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं अटल ट्रांसपोर्ट चलता है इंदौर में, रेड बस चलता है, 2 तरह की बसें चलती हैं ये। तो ये काय में आती है? इंदौर नगर निगम बना चुका है, प्राधिकरण बनाया है जो चला रहा है। जैसे MPRTC चलता था वैसे ये चलता है, केंद्र सरकार प्राधिकरण बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट प्राधिकरण का, निगम, जिला परिषद, सभी को प्राधिकरण बनाने की एक शक्ति है। तो इसको अंडरटेकिंग के अंतर्गत रखा जाता है। परीक्षण अभिकरण, अब देखिए 110 भी, अभी आपने देखा ना, पता नहीं किस कार का निकल रहा था कि वो कारें वापस ली जाएंगी। जब कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आता है तो उसका पहले परीक्षण किया जाता है। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, निर्माता हूँ, मैंने एक गाड़ी बनाई 2 व्हीलर, पहले परीक्षण किया जाता है उसका। परीक्षण करने के बाद उसको हम मार्केट में उतार देते हैं। तो इसके पहले एक अप्रूवमेंट लेटर लेना पड़ता है। एक कंपनी होती है परीक्षण एजेंसी, वो परीक्षण करती है जो मानक आप बता रहे हैं उस मानक के अनुरूप गाड़ी हैवी कि नहीं है, तो वो वेरीफाई कर देती है। वहाँ भी पैसा वैसा चल जाता होगा, वेरीफाई कर देते वो लोग, गाड़ी मार्केट में उतर जाती है। फिर गाड़ी मार्केट में आती, फिर हमें पता चलता है इसमें बहुत खामियां हैं। अब देखिए
चाइना को इतना कॉपी कर रहा है जो इंडस्ट्री लेवल, इन्होंने अपने स्टैंडर्ड के पैमाने ही ख़त्म कर दिए हैं। मेरे यहाँ पहले गाड़ी आई, कौन सी, CDSSI गाड़ी, हीरो होंडा की। उससे पहले और HD गाड़ी थी, राजदूत थी, तमाम गाड़ियाँ थी। मतलब जो मुझे याद है बिल्कुल नई गाड़ी मैंने देखी, मेरे सामने आई हुई SSI थी। अच्छी सफल गाड़ी थी उस समय। इतने हैवी उसमें माल यूज किया गया था कि आज के समय में आप देखिएगा, सुपर स्प्लेंडर देख लीजिएगा और उस समय की गाड़ी देख लीजिएगा, कार्बोरेटर आते थे बराबर, कार्बोरेटर में पेट्रोल जाता था, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेट्रोल बर्न होता था, गाड़ी आगे बढ़ती थी। कार्बोरेटर का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है पूरा। अब सीधी टॉटी खोलो आप, 2-3 लीटर पेट्रोल आपकी गाड़ी को चाहिए ही है, चाहिए कि नहीं, और आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे पेट्रोल। मतलब बिल्कुल हटाते जा रहे हो, पूरा फाइबर बॉडी कर दिया है। कुछ ऐसा है नहीं, एक बार गिरी गाड़ी तो 1000-5000 का खर्चा है पूरा डलवाओ। मतलब आधी कीमत पे गाड़ी बना रहे हैं, दुगनी कीमत पे पैसे वसूल रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। अब जो परीक्षण एजेंसियों को ये करना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड कर देना चाहिए कि आदमी के स्वास्थ्य या उसके सुरक्षा को ध्यान में पहले रखना चाहिए। वो चीज़ें अब डिनाई होने लगी हैं। तो पहले ज़माने की कोई गाड़ी है और आज के ज़माने की कोई गाड़ी, कितना अंतर है। अब देखिए, स्विफ्ट डिज़ायर की बात करते हैं हम, जो पुराना मॉडल है और नया मॉडल, कितना ज़मीन आसमान का अंतर हो गया उसमें। इनका बस नहीं चलता, वरना ये स्ट्रैंग भी निकाल लें अपन को पैसे कम में बेचने के चक्कर में, बिना स्ट्रैंग की गाड़ी देने के, भैया ऐसी चला ली हो आप, एक हैंडल फंसा लेना, चलाते रहना, इस तरह का है। तो ये परीक्षण अभिकरण जो एजेंसी होती है परीक्षण करती है और ये अप्रूवल लेटर देती है, तभी गाड़ियाँ मार्केट में उतर पाता है विनिर्माता। आइदर कोई भी बना के मार्केट में इतना नहीं कर सकता। वेरिएंट आते हैं गाड़ियों के, विभिन्न वेरिएंट। पर्यटन यान जो पर्यटन के लिए बन रहे हैं, 243 ट्रैक्टर, 244 में ट्रैक्टर, 245 में यातायात संकेत हैं, यातायात चिन्हों को संकेत के अंतर्गत रखा है जिनका पालन करना पड़ता है। ट्रेलर कोई होता है मोटर यान द्वारा खींचा जाने वाला यान, ट्रेलर कहलाता है। परिवहन यान 247 में परिवहन यान है। सार्वजनिक सेवायान, माल वाहन, शिक्षा संस्थान, प्राइवेट सेवायान, सभी परिवहन यान हैं जो परिवहन के तौर पे यात्रियों और सवारियों को ढोने के काम आते हैं, परिवहन यान। लदान रहित भार, मतलब बिना सामान का जो भार होता है वाहन का, वो लदान रहित भार होता है। अपन को ये लेना पड़ता है कब, मान लीजिए आपका ट्रक लोडिंग करके गया है, और लोडिंग करके गया है तो किसी कंपनी में सामान उतारना है तो आपको धर्म कांटा में लोडेड वाहन ही तुलवा देते हैं वो लोग, लोडेड वाहन। और फिर उधर से आप लौट के आओ तो क्या होता है, सामान खाली हो जाता है, खाली होने के बाद खाली वाहन तुलवा देते हैं धर्म कांटे पे। जितना अंतर आता है, जितना एक्स्ट्रा अंतर है, उतना अंतर अपन काट लेते हैं, खाली वाहन का हटा देते हैं, बाकी का पेमेंट आपको हो जाता है। वहाँ एक एक बोरा थोड़ी तोलते हैं, एक साथ ही धर्म कांटे पर तोल लेते हैं। तो लदान रहित भार समझ गए होंगे आप। लदान माल उतरने के बाद जो वाहन का भार लिया जाता है वो लदान रहित भार है, और माल सहित भार लदान सहित भार कहलाता है। ऐसे ही इसमें कुछ फैक्चुअल लिखा है, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। 248 भार 249। यहाँ पे सेक्शन 2A है, एक सेक्शन 2A बताती है ई गाड़ी और ई रिक्शा के बारे में। ये बहुत बड़ा, ई कार्ट और ई रिक्शा मार्केट में बहुत चल रहा है, इधर तो दम से चलते हैं। यहाँ लिखा है, इसका सब क्लॉज 2 अपन को पढ़ना है। ई रिक्शा ई गाड़ी को बताता है कौन सी, सेक्शन 7 की उपधारा 1 के परंतु और धारा 9 की उपधारा 10 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, मतलब वहाँ जो बताया गया उसके सिवाय क्या होता है यहाँ पे ई गाड़ी में। सब क्लॉज 2 कहते हैं ई गाड़ी या ई रिक्शा से भाड़े या पारिश्रमिक के लिए माल या यात्रियों को वहन करने हेतु ऐसे विनिर्देशों के अनुसार जो सन्नियमित किए जाएं, क्या है, सृजित अनुरक्षित 3 पहियों वाला 4000 वाट से अनधिक विद्युत शक्ति का विशेष प्रयोजन से बैटरी युक्त यान है। 4000 वाट की बैटरी से चलने वाला यान यहाँ पे अपन ई रिक्शा या ई गाड़ी के तौर पे जानते हैं। 3 पहिए वाला 4000 वाट का बैटरी है, चार्ज कर लो आप, दिन भर चलाओ आप, फिर चार्ज कर लो। ये बहुत चलने लगे हैं, ये ई रिक्शा है। नव परिवर्तन का समर्थन, देखो केंद्र सरकार यहाँ पे नए इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च को महत्व देती है, और यहाँ पे कई सारे वो करती है, क्या करती है, प्रोत्साहन देती है।
तो नव परिवर्तन को संवर्धन करती केंद्र सरकार, ये आप ध्यान देना है। रिसर्च वगैरह के नए वाहन आए जिसमें कम पेट्रोल लगे, फ्यूल कंज्यूम कम हो, इस तरह की व्यवस्था करने की व्यवस्था जो केंद्र सरकार की है वो नव परिवर्तन के संवर्धन है। तो यहाँ तक 2B तक